रूही अपने ही ख्यालों में खोई हुई खिड़की के बाहर देख रही होती है और जोगी रूही को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। बाहर से आ रही ठंडी ठंडी हवा से रूही को हल्का सा ठंड का एहसास होने लगा और तेज हवा से रूही के चेहरे पर बाल भी बिखर गए थे। रूही बालों को कान के पीछे डालने के थोड़ा सा पलटती है तो जोगी को अपनी ही तरफ देखते हुए पाती है। जोगी का आज इस तरह से मुस्कुराना रूही को बहुत ही अजीब सा लग रहा था और रूही को गुस्सा भी आ रहा था कि अगर जोगी उस समय नहीं आता तो वो शायद उसे ढूंढ लेती। रूही जोगी को घूरते हुए गुस्से में देखे जा रही थी। गुस्से में और ठंड की वजह से रूही की नाक भी लाल हो गई थी। रूही को इस तरह घूरते हुए देखकर जोगी कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? भूख लगी है? कहीं मुझे तो नहीं खा जाओगी ना? देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं बहुत ही मीठा हूँ। अगर मुझे खाना है तो थोड़ा कम ही खाना, नहीं तो डायबिटीज़ हो जाएगी। इतना कहकर जोगी हंसने लगा। कुछ पल के लिए रूही जोगी की हंसी में खो गई। फिर खुद को संभालते हुए, सर, कहीं आज किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काट लिया है ना आपको, जो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? और किसने कहा आप मीठे हैं? आप तो कड़वे हैं। अगर किसी ने आपको चख भी लिया तो उसका मुंह कड़वा हो जाएगा। क्यों, तुमने चक्कर देखा है क्या मुझे, जो तुम्हें पता चल गया कि मैं कड़वा हूँ? जोगी रूही की आंखों में बड़े ही प्यार से देखने लगा। यह सुनकर रूही सकपका गई और उसे समझ आया कि उसने जल्दी जल्दी में क्या कह दिया। जोगी की घूरती नज़रों से रूही को बेचैनी सी होने लगी। रूही को जोगी की उन नज़रों में कुछ अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। रूही को ऐसे लगा जैसे अगर वो उन आंखों में थोड़ी देर और देखेगी तो खो ही ना जाए। अपने आप को संभालते हुए रूही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर जोगी से कहा, सर, आज आपको हो क्या गया है? कहीं दिमाग पर चोट तो नहीं लग गई ना? और आपके चेहरे पर ही दिखता है कि आप कितना कड़वे हैं, बिल्कुल करेले की तरह। यह सुनकर जोगी के चेहरे पर मुस्कुराहट और आ गई थी। अच्छा, मतलब तुम मेरे चेहरे को बड़े ही गौर से देखती हो। रूही को तो अब जोगी की बातें सुनकर सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। अब वो चुप करके सीट पर अपना सिर टिकाकर बैठ गई। जोगी ने तब एफएम रेडियो पर गाने चला दिया। जोगी रूही को देखते हुए पूरी तरह से गाने में खो गया था। तभी अचानक से गाड़ी चलते चलते रुक गई और जोगी अपने ख्याल से बाहर आता है। रूही, सर, गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? पता नहीं क्या हुआ, मैं देखता हूँ। तुम अंदर ही बैठी रहो। इतना कहकर जोगी गाड़ी से नीचे उतर जाता है। जोगी आगे से गाड़ी खोलकर चेक कर रहा होता है। तभी रूही भी उतर कर नीचे आ जाती है। रूही, क्या हुआ सर? शायद इंजन खराब हो गया है, थोड़ा परेशान होकर जोगी ने कहा। रूही, अब हम क्या करेंगे सर? अंधेरा भी बढ़ रहा है, घर कैसे जाएंगे? तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, जोगी ने कहा। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। एक तो ठंड, फिर उस समय बारिश हो जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। रूही जाकर बारिश में भीगने लगी। अरे पागल हो गई हो क्या? इतनी ठंड में बारिश में कौन भीगता है? आकर गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। रूही जोगी की बात नहीं सुनती है और अपने दोनों हाथ सामने करके बारिश की बूंदों को पकड़ रही होती है। जोगी, मैं कैसे भूल गया, ये सुनेगी थोड़ी ही ना, इसे तो बारिश में भीगना पसंद है। जोगी रूही को बड़े ही प्यार से देखे जा रहा था। इस वक्त रूही बिल्कुल मासूम सी लग रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर ठहरी हुई थी। जोगी रूही के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया और अपने हाथ से रूही के चेहरे पर पड़ी बूंदों को हटाने लगा। जोगी को अपने इतने पास देखकर रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रूही ने अपने चेहरे पर रखे हुए जोगी के हाथ को अपने हाथ से हटाने लगी, लेकिन तभी जोगी ने रूही का हाथ पकड़ लिया। जोगी के छूते ही रूही के पूरे शरीर में सिरन सी दौड़ गई। रूही ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो जोगी ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया और रूही के और करीब जाकर खड़ा हो गया। जोगी का चेहरा रूही के चेहरे के बिल्कुल सामने था। जोगी ने एक हाथ से रूही का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से रूही के चेहरे से गीले बालों को हटाने लगा। जोगी रूही से, तुम सुनती नहीं हो बिल्कुल भी। कह रहा हूँ ठंड हो रही है, फिर तुम बारिश में ऐसे भीग रही हो, बीमार हो जाओगी। लेकिन तुम्हें तो हमेशा अपने ही मन की करनी होती है। पहले भी तुम ऐसे ही जानकर बारिश में भीग रही थी, फिर मैंने तुम्हें छाता भिजवाया था, पर तब भी
तुम ऑटो से हाथ बाहर निकालकर बारिश के पानी से खेल रही थी। रूही हैरानी से, सर, जोगी को ध्यान आया कि उसने ये क्या कह दिया। बात को पलटते हुए जोगी अपना कोट उतारकर रूही को पहनने को देता है और कहता है, जल्दी से इसे पहनो वरना सर्दी हो जाएगी तुम्हें। रूही चुप करके कोट पहन रही होती है। तभी उसका ध्यान जोगी की बाह पर जाता है। आज जोगी ने फुल स्लीव्स की जगह हाफ ब्लैक टी शर्ट पहन रखी होती है। इस वजह से रूही को जोगी के हाथ पर बना हुआ टैटू दिख जाता है। रूही हैरान होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके जोगी को घूर रही होती है और जोगी उससे अनजान रूही का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की ओर ले जा रहा होता है। रूही जोगी के पीछे चलते चलते जोगी को एकटक देखे जा रही होती है। रूही तो इस वक्त अपने होश में ही नहीं थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जोगी ही वो इंसान है जिससे मिलने के लिए वो कब से बेचैन थी। वो इतना पास था मेरे और मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। मेरा साया मेरे करीब था और मुझे एहसास भी नहीं हुआ। रूही उस दिन के बारे में सोचने लगी जब जोगी पहली बार उसे लिफ्ट में मिला था और वो गिरने वाली थी। तब जोगी ने उसे थाम लिया था। फिर ऑफिस में जोगी का रूही को काम के बहाने परेशान करना, अपने केबिन में अपने साथ बिठाना, मीटिंग में भी साथ ले जाना, घर तक छोड़ना, सबको रूही की आंखों के सामने आ रहा था। यह सब सोचकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। जिसे वो इतना चाहती थी, कितने साल रूही ने सिर्फ उसकी यादों के सहारे बिताए हैं, वो पिछले कई दिनों से रूही के साथ ही था। यह सोचकर ही रूही के हाथ कांपने लगे। रूही के कांपते हाथों को जब जोगी ने महसूस किया, तब वो चलते चलते रुक जाता है और पीछे मुड़कर रूही की तरफ देखता है। रूही की आंखों में आंसू देखकर जोगी घबरा जाता है और जोगी, रूही, तुम रो रही हो? अरे, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम्हारी भलाई के लिए ही तो तुम्हें बारिश में भीगने से मना कर रहा हूँ। ज़्यादा बारिश में भीगने से ठंड लग जाएगी, तुम बीमार हो जाओगी, फिर कल ऑफिस नहीं आओगी और मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। इसलिए चुपचाप करके गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रूही कोई जवाब नहीं देती है और जोगी का हाथ छोड़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाती है। रूही को याद आता है, अभी थोड़ी देर पहले ही जोगी ने कहा था कि पहले भी उसने रूही को छाता भिजवाया था। रूही को वो दिन याद आया जब वो बारिश में भीगती हुई जा रही थी। तब किसी ने उसे छाता भेजा था, साथ में फूल भी। तो वो जोगी सर ही थे। रूही को यूं खामोश बैठा देख जोगी भी सोच में पड़ जाता है। अचानक से रूही को क्या हुआ? अभी तक तो बहुत ही खुश थी, फिर क्यों उदास हो गई और आंखें भी नम लग रही हैं। जोगी और रूही दोनों ने एक दूसरे से फिर कोई बात नहीं की। जोगी रूही को हॉस्टल छोड़कर घर चला जाता है। दूसरे दिन ऑफिस में जोगी आज भी जल्दी ऑफिस आ जाता है और वो रूही का इंतज़ार कर रहा होता है। थोड़ी देर में रूही भी ऑफिस आती है और जोगी के केबिन में अपनी सीट पर बैठ टाइप करने लगती है। रूही की नज़र टेबल पर रखे गुलाब पर पड़ती है। रूही गुलाब को हाथ में ले लेती है और इस बार रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, क्योंकि वो जानती है ये गुलाब किसने दिया है। जोगी रूही की तरफ देखता है और रूही के सामने जाकर टेबल पर एक हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। जोगी रूही के हाथ से गुलाब लेकर कहता है, आज फिर गुलाब? मिस रूही, आजकल आपको कुछ ज़्यादा ही गुलाब के फूल नहीं मिलने लगे? कौन है जो आप पर इस कदर फिदा हो गया है कि रोज रोज फूल भेज रहा है आपको? रूही मुस्कुराते हुए, सर, आपको बड़ी चिंता हो रही है, मुझे कौन रोज रोज फूल भेज रहा है? जोगी चेहरे पर बिना कोई भाव लाए हुए कहता है, मुझे क्यों चिंता होगी? कोई भी तुम्हें फूल दे, मुझे क्या करना है? मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ, आजकल समय बहुत खराब है, किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए और ऐसे अनजान लोगों से तो सावधान रहना चाहिए जो लड़कियों को फूल वगैरह भेजते रहते हैं। रूही, सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, यह अनजान नहीं है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। यह सुनकर जोगी को एक झटका लगा और टेबल से उसका हाथ स्लिप हो गया। गिरने ही वाला था जोगी कि उसने खुद को संभाल लिया। तुम फूल भेजने वाले को जानती हो? कौन है वो? जोगी ने रूही से पूछा। रूही शर्माते हुए, सर, मेरा सब कुछ है वो। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। पिछले कुछ सालों से हम किसी वजह से एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे। वो अब वापस लौटा है।
तो अब हम अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में कुछ फैसला करना चाहते हैं। जोगी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और उसकी चेहरे की नसें खिंच जाती हैं। रूही जब जोगी को देखती है तो थोड़ा सा वो भी डर जाती है। फिर अपने आप को संभालते हुए कहती है, सर मुझे आज जल्दी जाना है उनसे मिलने। मैं अपना काम ख़त्म करके लंच टाइम में निकल जाऊंगी। आज ज़्यादा काम भी नहीं है ऑफिस में, तो आपका भी कोई काम नहीं रुकेगा मेरे ना होने से। इतना कहकर रूही अपना काम करने बैठ जाती है। जोगी भी अपनी सीट पर बैठ जाता है, पर उसकी नज़रें रूही के चेहरे पर ही टिकी होती हैं। रूही आज कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही थी। कानों में बड़े बड़े झुमके, खुले हुए बाल जो रूही के चेहरे पर गिरे हुए थे, आंखों में काजल, पीले रंग का अनारकली सूट, कुल मिलाकर आज रूही की खूबसूरती देखते हुए बन रही थी। जोगी मन में, ये कौन आ गया जो रूही से मेरी जगह मिल रहा है और रूही भी उसे पहचानती है। ये सब क्या हो रहा है? मैं रूही को जल्दी ही सब कुछ बताने वाला था, फिर ये बीच में कौन आ गया? शायद कोई रूही को धोखा दे रहा है, उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है। मुझे पता करना होगा आखिर ये सब हो क्या रहा है। रूही जोगी को यूँ सोचते हुए देखकर मन ही मन हंसने लगती है। बहुत शौक है ना सर आपको छिपम छिपाई खेलने का, तो अब थोड़ी सी शरारत तो आपके साथ भी बनती है ना जोगी सर। इतने में प्यून जोगी के केबिन का दरवाज़ा नॉक करके अंदर आता है और जोगी को एक लिफाफा देकर चला जाता है। जोगी वो लिफाफा खोलकर देखता है तो उसमें से एक खत और मोगरे के फूल निकलते हैं। यह सब देखकर जोगी हैरानी से रूही की ओर देखता है, लेकिन रूही नीचे सिर करके अपना काम कर रही होती है और इस तरह से दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और जोगी कभी रूही को, कभी उस खत और फूल को देख रहा होता है। जोगी खत खोलकर पढ़ता है। खत पढ़कर जोगी के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आ गए। जोगी कभी खत को, कभी रूही को देखता है, और रूही अभी भी बिल्कुल शांति से अपना काम कर रही होती है। चेहरे पर किसी तरह की ना कोई सिकन, ना नाराज़गी, ना खुशी। रूही को देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था जोगी के लिए कि इस समय उसके मन में क्या चल रहा है। थोड़ी देर में रूही अपना काम ख़त्म करके उठकर जाने लगती है। रूही, सर मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैं जाऊँ? जोगी, कहाँ? रूही, सर मैंने बताया था ना, आज मुझे किसी से मिलने जाना है। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, अब मैं जाऊँ? जोगी कुछ सोचते हुए, हाँ ठीक है जाओ। रूही मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर निकलती है। जोगी भी रूही के पीछे पीछे जाता है, ये देखने के लिए कि रूही किससे मिलने जाती है। रूही बाहर आकर ऑटो में बैठती है और सबसे पहले मंदिर जाती है। मंदिर में प्रार्थना करके फिर पानी पूरी खाने के लिए रुक जाती है। उसके बाद आइसक्रीम खाना, म्यूजियम घूमना, मूवी देखना, इसी तरह से रूही ने पूरा समय घूमने में गुजार दिया। जोगी, क्या लड़की है, यहाँ मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। ये किससे मिलने जा रही है और ये मैडम अकेले अकेले तो ऐसे घूम रही हैं जैसे कल से कर्फ्यू लग जाएगा शहर में, तो ये आज ही एक साथ खा पी कर सारी तमन्नाएं पूरी कर रही हैं। और मूवी अकेले कौन देखता है? खुश तो ऐसे लग रही हैं जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अरे पहले पता तो करती, ऐसे ही किसी से भी मुंह उठाकर मिलने जा रही हैं। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है जिसने जोगी राजवंश के प्यार पर नज़र डाली है। दोपहर से घूमते घूमते रूही थक जाती है। रूही लेक व्यू के यहाँ जाकर बैठ जाती है। शाम का समय लेक व्यू का नज़ारा देखते ही बनता है। रूही झील के किनारे जाकर बैठ जाती है। आसपास चलती हुई ठंडी हवा बहुत ही सुकून और मन को शांति दे रही थी, और आसमान में डूबता हुआ सूरज सुखद ही एहसास दे रहा था। पूरे आसमान में सूरज की लालिमा बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे रंग एक साथ ही आ गए हैं। रूही वहीं पर बैठकर डूबते सूरज को निहार रही थी। इतने में जोगी भी वहीं रूही के पास आकर बैठ जाता है। जोगी, तो तुम आज डूबते हुए सूरज को देखने के लिए ऑफिस से जल्दी आ गई, पर तुम्हें तो किसी से मिलने जाना था, फिर यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? रूही जोगी की तरफ देखकर, किसने कहा मैं यहाँ अकेली हूँ? आप है ना मेरे साथ? दिन से आप मेरे साथ ही तो घूम रहे हैं ना? जोगी, तो तुम्हें पता था मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और तुम मज़े से मुझे पूरा शहर घुमा रही हो? रूही जोगी की आंखों में देखकर, आपको भी तो सब पता है,
फिर भी आप मुझे इतने सालों से घुमा रहे थे। जोगी मुस्कुराकर रूही की तरफ देखता है। और तुम क्या समझती हो, तुम मुझे खत भेजोगी और मैं तुम्हारी लिखावट नहीं पहचानूंगा? रूही नाराजगी से, हाँ, आप तो अंतर्यामी है ना, सब पता रहता है आपको। जोगी जो हैं, जाकर हिमालय पर बैठ जाइए। जब जोगी की जोगन यहाँ पर है तो हिमालय क्यों जाना? मैं तो अपनी सारी जिंदगी अपनी जोगन को मनाने के लिए यहीं पर तपस्या करके बिताना चाहता हूँ। शरारत भरी मुस्कान से जोगी रूही की ओर देखता है। रूही जोगी को बड़े प्यार से देखती है। रूही की आंखों में नमी उतर आती है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था जिंदगी में आपसे कभी मिल पाऊंगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज़ होंगे। मैं बिना बताए आपको आपसे दूर चली गई। बहुत तकलीफ़ दी आपको। फिर भी दिल में एक उम्मीद थी, शायद कभी कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आप मिल जाएं। रूही ने कहा, जोगी नाराज़ था तुमसे, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। तुम नहीं जानती कितना ढूंढा तुम्हें, कितना इंतज़ार किया, कितने दिन तुम्हारे कॉलेज के बाहर चक्कर लगाए कि तुम ज़रूर लौटोगी। तुम क्या गई, मेरी नींद चैन सब साथ ले गई। कितनी आदत हो गई थी मुझे तुम्हें देखने की। तुम्हें देखकर जो सुकून मिलता था वो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता था। फिर पता चला तुम यहाँ हो तो मैं भी यहाँ आ गया। मैं जानना चाहता था उस दिन तुम्हारे ना आने की वजह। फिर मैं आशा से मिला और तब पता चला तुमने कितना सहा है। तुमने किसी अनजान लड़की की ज़िंदगी बचाई है और बनाई भी है। अपने बारे में तुमने नहीं सोचा और अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। ये सब जानने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई। अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। हर पल अपने पास रखूंगा और ज़िंदगी में आने वाली हर परेशानियों का सामना हम मिलकर करेंगे। जोगी रूही का हाथ थाम लेता है और रूही जोगी के कंधे पर सिर रख देती है। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। इस लम्हे को दोनों महसूस करते हैं और रूही जोगी एक दूसरे में खो जाते हैं, एक नए सफ़र की ओर निकल पड़ते हैं। स्टेशन, जहाँ लोगों का आना जाना लगातार जारी है। सब अपने सफ़र पर चल पड़े हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। भीड़ भरी जगह पर सब अपने में ही खोए हुए हैं। कोई ट्रेन से उतरकर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है तो कोई अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है। वहीं प्लेटफार्म पर बैठी रूही आती जाती ट्रेनों को देखे जा रही है और अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। कहाँ जाना है, कहाँ मेरी मंजिल है, ना कोई रास्ता दिख रहा है और ना ही जीने की वजह। अगर तुम्हें जाना ही था तो क्यों लौटे थे मेरी ज़िंदगी में, क्यों सपने दिखाए थे? मैं तो खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई थी, मुड़कर भी नहीं देखा तुम्हें। आगे बढ़ चुकी थी, तुम्हारे बिना जीने की आदत भी डाल ली थी। मेरा हाथ थाम कर प्यार का एहसास दिलाकर फिर क्यों बीच राह छोड़कर चले गए तुम? क्यों अकेला कर गए? क्यों मेरे दिल से, मेरे जज्बातों से खेला तुमने? क्यों जोगी सर? रूही की आंखें आंसुओं से भर गईं और वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। यार, ये लड़कियां कितना रोती हैं। बस मौका मिलना चाहिए रोने का, कहीं भी शुरू हो जाती हैं। जैसे सारी दुनिया का दुख भगवान ने इन्हीं की झोली में डाल दिया हो। रो रो कर अपना मेकअप भी खराब कर देती हैं। आवाज़ सुनकर रूही अपने चेहरे से हाथ हटाकर देखती है। रूही के सामने एक लड़का खड़ा है जो तकरीबन 6 फीट का है। ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट, आस्तीन फोल्ड किए हुए, पीठ पर बैग टांगे हुए और अपनी दोनों बाजू फोल्ड किए हुए मुस्कुराकर रूही को ही देख रहा था। रूही अपने आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा साफ करके गुस्से में सामने वाले इंसान को देख रही होती है। रोने से रूही का चेहरा और आंखें दोनों ही लाल हो चुके होते हैं और दर्द भी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। रूही जैसे ही अपना चेहरा ऊपर करती है, सामने खड़े इंसान की नज़र उसके चेहरे पर टिक जाती है, पर जल्दी ही वो अपने आप को संयत करते हुए कहता है, रोने के बाद तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। शायद लड़कियों की ज़्यादा रोने की वजह ये भी है। मैं कब से बोले जा रहा हूँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बस गुस्से में घूरे जा रही हैं। कहीं आंखों से ही कत्ल करने का इरादा तो नहीं है आपका? हंसते हुए सामने खड़े लड़के ने कहा। रूही उसको कोई जवाब नहीं देती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा देती है। वो लड़का रूही के साथ ही बेंच पर बैठ जाता है और कहता है, मैं काफ़ी देर से आपको रोते हुए देख रहा था, बस इसलिए आपके पास चला आया।
मेरा आपको नाराज़ करने का कोई इरादा नहीं था। आपको इस तरह देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हैं। हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर दूं। वो लड़का कुछ देर तक रूही को देखता रहता है, पर रूही की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो फिर कहता है, मैं इतनी देर से बकबक किए जा रहा हूँ, पर मैंने ना आपका नाम पूछा और ना ही अपना नाम बताया। हाय, मेरा नाम आयुष है। आप मुझे प्यार से आयु कह सकती हैं, और अगर आयुष आयु दोनों ना अच्छे लगें तो आस भी कह सकती हैं। मुस्कुराकर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए आयुष ने कहा। और आपका नाम? मिस रूही अभी भी कोई जवाब नहीं देती है। तभी उसकी ट्रेन प्लेटफार्म पर आ जाती है। रूही अपना सामान लेकर आगे बढ़ जाती है। आयुष खुद से ही, कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं बोल गया? वैसे मैं इतना बोलता तो नहीं हूँ, पर ना जाने क्यों इस लड़की को देखकर शब्द अपने आप निकलने लगे। ना जाने क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। कहीं मुझे आवारा तो नहीं समझ रही ना? आयुष और आवारा? नहीं नहीं, पर उसने अपना नाम भी नहीं बताया। कहीं गूंगी तो नहीं? हो सकता है वो बोल नहीं पाती हो। कितना डर था उसकी आंखों में। ऐसा क्या हुआ है जो वो रो रही थी? कितना बोलता है आयुष तू भी। जल्दी से ट्रेन पकड़ ले, नहीं तो लड़की और गाड़ी दोनों छूट जाएंगी। भागते भागते आयुष ट्रेन में चढ़ जाता है। वहीं रूही ट्रेन की खिड़की पर आंखें बंद करके पीछे से टिकाकर लेटी हुई है। ट्रेन में बढ़ते हुए शोर रूही को सुकून से जोगी के ख्यालों में डूबने नहीं दे रहा था। तो रूही अपनी आंखें खोल लेती है, पर अपने सामने ही आयुष को बैठा देखकर रूही गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं आयुष मुस्कुराता हुआ एक हाथ अपने चेहरे पर टिकाकर रूही को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है, और रूही भी गुस्से में आयुष को ही घूरे जा रही है। आयुष, देखिए मिस, इतना घूर घूर कर मत देखिए मुझे, नज़र लग जाएगी। वो क्या है ना, सब कहते हैं मैं बहुत ही क्यूट हूँ, प्यारा हूँ, और आप इस तरह देखेंगी मुझे तो कहीं आप भी मुझ पर फिदा ना हो जाएं और आपका छोटू सा दिल इस हैंडसम बंदे पर ना हार दें। यह कहते ही आयुष शर्माने लगा। रूही गुस्से में आयुष से, बहुत हो गया तुम्हारा, कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ, और तुम हो कि चुप रहने का नाम ही नहीं ले रहे हो कौन आखिर तुम? ना जान ना पहचान, बस बकबक किए जा रहे हो। क्या राह चलते हर इंसान से तुम ऐसे ही बात करते हो? अब अगर एक शब्द भी और कहा ना, उठाकर इस खिड़की से बाहर फेंक दूंगी तुम्हें। आयुष मुंह फाड़े रूही को ही देख रहा था, फिर खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, ओह तुम बोल सकती हो, तुम गूंगी नहीं हो। जानती हो मुझे कितनी टेंशन हो रही थी कि तुम बोल नहीं पाती हो। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी थी, तुमसे बातें करनी थी। आज तुम बोल सकती हो, ये जानकर बड़ा ही सुकून मिला। अब जब बोल सकती हो तो अपना नाम भी बता दो, मिस घूरती आंखों वाली, हंसते हुए आयुष ने कहा। आयुष की बातें सुन सुनकर रूही पक चुकी थी। उसने बैग सिर के नीचे रखा और ब्लैंकेट लेकर चुपचाप से सो गई। बेटा आयुष, तूने कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया घूरती आंखों वाली को। घूरती बहुत है, पर आंखें हैं बड़ी सुंदर। इन आंखों में कशिश बहुत है, और दर्द भी। सो जा आयुष, कहीं डूब ही ना जाए इन आंखों में। अपने बालों पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए आयुष भी सीट पर सो गया। जब बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं आई तो रूही ने अपना ब्लैंकेट हटाकर सामने आयुष को सोते हुए देखा, तो उसे थोड़ी राहत मिली। नींद तो थी नहीं रूही की आंखों में, नींद आती भी नहीं है रूही को। रूही की नींद, चैन, सुकून सब तो जोगी अपने साथ ले गया, और बदले में रूही को दे गया तन्हाई, अकेलापन और बहुत सी यादें जो जोगी के साथ जुड़ी थी रूही की। रूही आज फिर यादों की गलियों में भटक रही थी। 1 महीने पहले रूही बहुत खुश थी। आज जोगी ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था, और बहुत से वादे भी किए थे। खुले आसमान के नीचे बैठकर जोगी और रूही डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। सूरज की लालिमा जो पूरे आसमान में रंगीन छटा बिखेर रही थी, और उड़ते हुए पंछी वापस लौटकर अपने आशियाने में जा रहे थे। यह खूबसूरत नज़ारा रूही और जोगी को बहुत ही सुकून दे रहा था। रूही, अगर तुम पहले ही मेरे सामने आ जाते तो हम कब से एक दूसरे के साथ होते। यूं अनजान बनकर न रहना पड़ता हमें। जोगी मुस्कुराते हुए रूही का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर रूही की आंखों में बड़े ही प्यार से देखते हुए कहता है, अगर मैं पहले ही तुम्हारे सामने आ जाता
और तुम्हें आकर कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्या तुम मेरे प्यार को स्वीकार कर लेती? रूही, ऐसे कैसे हाँ कह देती? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी। जोगी, बस इसी वजह से नहीं आया मैं चाहता था तुम मुझे समझो, जानो, महसूस करो मेरे प्यार को अपने लिए। मेरे एहसास तुम्हारे दिल में उतर जाएं, फिर तुम चाह कर भी मुझसे दूर ना जा सको। इसलिए मैं हमेशा तुम्हें दूर से ही देखकर तसल्ली कर लेता था। फिर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि तुम्हारी नज़र हर पल मुझे ढूंढती है। तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए बेचैनी, तड़प देखी। और फिर मैंने तुम्हें मिलने को बुलाया, पर शायद किस्मत को हमारा मिलना मंजूर नहीं था। तुम नहीं आई उस दिन, और मैं तुम्हारा इंतजार ही करता रह गया। यह सुनकर रूही उदास हो जाती है और उसकी आंखों में नमी उतर आती है। जोगी रूही को इस तरह उदास देखकर अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहता है, अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम्हें अपनी आंखों से कभी भी ओझल नहीं होने दूंगा और ना ही कभी खुद से दूर जाने दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे, रूही। मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रूही जोगी से मिलने के बाद वापस हॉस्टल पहुंचती है, जहां पर मीरा कब से रूही का इंतजार कर रही होती है। कहाँ थी अब तक? इतनी देर कहाँ पर लगा दी? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। कम से कम एक फ़ोन तो कर ही सकती थी ना। कोई चिंता नहीं है तुझे मेरी। नाराज़गी से मीरा ने रूही को कहा। रूही बड़े ही प्यार से मीरा को गले लगा लेती है और कुछ देर ऐसे ही खड़े रहती है। देख, अब ज़्यादा मस्का मत लगा। तू जानती है ना, मैं तुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती। पर मुझे तेरी चिंता होती है। तू मुझे जिन हालातों में मिली थी, वो समय याद करके मैं आज भी डर जाती हूँ। मीरा ने उदास होकर रूही से कहा। रूही मीरा के दोनों हाथ पकड़कर मीरा से कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। उस समय एक तुम ही थी जिसने मुझे संभाला, सहारा दिया। अनजान होते हुए भी तुमने मुझे अपने साथ रखा। हर कदम पर तुमने मेरी मदद की है। और सबसे बड़ी बात, आज तक तुमने मुझसे मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछा। कोई किसी अनजान इंसान पर कैसे भरोसा कर सकता है, पर तुमने किया और एक नई जिंदगी दी। मीरा, जानती हूँ रूही, जब तुम्हें पहली बार देखा तब लगा ही नहीं कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखी और एक अपनापन, लगाव सा महसूस हुआ तुमसे। तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे तुम मेरी अपनी हो। इसलिए मैंने कभी भी तुमसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। मेरे लिए तुम मायने रखती हो। तुम्हारे अतीत के बारे में पूछकर मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। रूही, मीरा आज मैं तुम्हें सब बताना चाहती हूँ अपने बारे में, अपने गुजरे हुए समय के बारे में। रूही मीरा को अपने बारे में एक एक करके सब बताती है। किस तरह से जोगी उसकी ज़िंदगी में आया, बिना देखे ही वो उसे चाहने लगी। फिर उसके साथ हादसा हुआ जब वो आशा से मिली, और किस तरह से, किन हालातों में रूही को वो शहर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। और अब वो इंसान जिसे रूही चाहती थी, वो रूही को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया है। मीरा रूही की बातें आंखें फाड़कर सुन रही थी। क्या? क्या कहा तूने? जरा फिर से तो कहना। तू किसी से प्यार करती है और तूने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। आज तक अपने दिल की बात मुझसे छिपा कर रखी। कौन है वो? कहाँ रहता है? क्या करता है? मुझे बता। और मुझे मिलना भी है उससे। मैं भी तो देखूं कौन इतना दिलो जान से तुम पर फिदा हो गया और तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। और आशा कहाँ है? उसे यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं रखा? रूही, शांत हो जा, सब बताती हूँ। उस समय मैंने आशा को नारी निकेतन में छोड़ दिया था। जब मेरी नौकरी लग गई और रहने का भी इंतजाम हो गया था, जब मैंने आशा को वहाँ से लेने गई थी और सोचा था कि अब आशा को हमेशा अपने पास ही रखूंगी। लेकिन जब वहाँ गई तब मैंने देखा कि नारी निकेतन एक बहुत ही बड़ी संस्था है, जो लड़कियों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, जहाँ पर सबसे पहले उन्हें शिक्षा दी जाती है। और आशा ने भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। आशा ने ही मुझसे कहा कि मैं अब उसकी चिंता ना करूं। वो अब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। जब वो कुछ बन जाएगी तब वो मेरे साथ रहने आ जाएगी। आशा वहाँ बहुत खुश है। मैं कभी कभी उससे मिलने चली जाती हूँ। बहुत ही जल्दी आशा भी हमारे साथ होगी। आशा से तो मैं ज़रूर मिलूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले उससे मिलना चाहती हूँ जिसने तेरा दिल चुराया है और जिसके मिलने की खुशी तेरे चेहरे पर साफ साफ दिख रही है। मीरा ने छेड़ते हुए रूही से कहा। रूही, इतनी भी क्या जल्दी है? मिला दूंगी।
वैसे तू उसे जानती ही है। मीरा हैरानी से, मैं जानती हूँ। जल्दी बताना यार, अब इतना भी सस्पेंस मत रख। रूही, मेरे बॉस जोगी सर। मीरा चिल्लाते हुए, क्या कहा? वो तेरे जोगी सर जिसको तू हमेशा हिमालय पर भेजती रहती थी, वो ही मेरे जीजू हैं? मतलब उस जोगी की जोगन तू ही है? रूही मुस्कुराते हुए, हाँ मीरा, मैं ही हूँ जोगी की जोगन। जोगी तेरे इश्क में बन बैठी मैं जोगन, सुध-बुध होकर बांधी तुमसे प्रीत की लगन। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।